प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्राचीनकालीन भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम विभिन्न कालों में प्राचीन भारतीय शिक्षा का पाठ्यक्रम सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर आधारित था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विद्याएं पढ़ाई जाती थी। वैदिक काल में वेद मंत्रों, यज्ञों तथा अन्य धार्मिक मंत्रों को मौखिक रूप से रटना पाठ्यक्रम में शामिल था। सूत्र युग में वैदिक साहित्य अति विस्तृत हो गया, इसमें इसलिए सूत्रों की रचना हुई और उनका अध्ययन कराया जाने लगा। इस काल में पुरोहितों का बोलबाला बढ़ गया था एवं पूजा पाठ के अन्य विधियों का अध्ययन भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ चयन विषयों का भी प्रारंभिक ज्ञान देना भी प्रारंभ हो गया। उत्तर वैदिक काल में तो पाठ्यक्रम में अनेकानेक विषय सम्मिलित कर दिए गए, जैसे रेखा गणित, गणित, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, दर्शन में राजनीति शास्त्र, कृषि विज्ञान, सैनिक शिक्षा, न्याय शास्त्र, पशु विज्ञान, बीज गणित, शिल्प कला, चित्रकला तथा वास्तुकला आदि तथा धार्मिक साहित्य का अध्ययन। वैदिक कालीन शिक्षण विधि का सामान्य परिचय। वैदिक काल में गुरुजन कुलों में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि प्रमुख से मौखिक थी, क्योंकि उस समय लेखन एवं छपाई कला का विकास नहीं हुआ था। भोजपत्रों तथा ताम्रपत्रों पर कई कई जगह ताड़ के पत्रों पर भी लेखन कार्य होता था, इसीलिए जनसाधारण को ज्ञान की पोथियां प्राप्त नहीं होती थी। छात्रों को गुरुजन उच्चारण भी तथा वेद मंत्र रटवा देते थे। वेद मंत्र को रटने में उच्चारण की शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता था। कुछ विषयों का ज्ञान प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी दिया जाता था। विभिन्न वेद मंत्रों एवं सूत्रों के गूढ़ अर्थ की व्याख्या करके गुरुजन छात्रों की शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान भी करते थे। वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि का भी प्रयोग किया जाता था। कभी कभी गुरु की अनुपस्थिति में उच्च कक्षा के छात्र छोटी कक्षा को पढ़ाते एवं उनका निरीक्षण करते थे। आज शिक्षण विधियों में जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया था, प्राचीन काल में भी इनका प्रयोग किया जाता था। यानी एक ऐसा मौखिक विधि है और व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि और शास्त्रार्थ विधि, ये विधियां कह सकते हैं। 3-4 प्रकार। अनुकरणीय आदर्शवादिता। आज के युग में उच्च आदर्श को जीवन में आत्मसात करने के लिए अधिकांश व्यक्ति तैयार नहीं है, परंतु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आदर्शों का सार्वकालिक महत्व रहा है। भारतीय संस्कृत आज भी आदर्शोन्मुखी है। ये प्राचीन शिक्षा पद्धति की ही देन है। आज भी भारतीय समाज में धन एवं भौतिक समृद्धि की तुलना में चरित्र की महानता को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए आध्यात्मिकता को भौतिकता से तथा दर्शन को विज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार भारतीय समाज में आज भी किसी न किसी रूप में प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग एवं तपस्या जैसे सद्गुणों को उत्तम एवं महान स्वीकार किया जाता है। भारतीय समाज में संस्कृत की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा में हम उस आदर्शता का समावेश कर सकते हैं जो प्राचीन अथवा वैदिक शिक्षा की मुख्यतम विशेषता थी, और इसे हम आज के अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी उन्हें अनुसरण करना जरूरी है। जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, इन चीज़ों को हमारी जो नई शिक्षा व्यवस्था है, नैतिक शिक्षा, इसको समावेश करना आवश्यक है, जिससे अच्छे चरित्र वाले नागरिकों का विकास हो सके। प्राचीन कालीन शैक्षिक आदर्श। छात्रों द्वारा सरल जीवन व्यतीत करना आज कहाँ था अनुकरणीय है। छात्रों द्वारा सरल जीवन व्यतीत करना, जहाँ प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व एवं आदर्श छात्रों द्वारा सरल जीवन व्यतीत करना। प्राचीन काल में सभी छात्र हर प्रकार से सादा, संयमित तथा नियमित जीवन व्यतीत करते थे। वर्तमान समय में यह प्रश्न उठता है कि क्या आज भी छात्रों को उसी प्रकार सरल एवं सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस विषय में एक प्रश्न यह भी है कि यदि आज भी छात्रों को मनोवृत्त उसी प्रकार की बन जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। आधुनिक छात्रों द्वारा कृत्रिम फैशन से परिपूर्ण तथा तड़क-भड़क वाला जीवन व्यतीत करना अनेक समस्याओं का मूल कारण है। यही दृष्टिकोण छात्रों में हिंसा, अश्लीलता, नशाखोरी, निराशा तथा अन्य अनेक प्रवृत्ति को जन्म देता है। छात्रों द्वारा सरल जीवन अपना लेने की स्थिति में इन समस्याओं से बचा जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि वर्तमान परिस्थितियों में छात्रों को प्राचीन कालीन सरल एवं सादे जीवन व्यतीत करने के लिए पूर्णतः बाध्य एवं प्रेरित करना पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है तथा ऐसा करना संभव भी नहीं है। परंतु यदि सरल जीवन संबंधी दृष्टिकोण को विकसित किया जाए तो छात्रों में भौतिकता संबंधी अनावश्यक होड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। इस विषय में डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल का मुख्य सुझाव उल्लेखनीय है। सिद्धांत रूप में इतना तो मानना चाहिए कि आज भले ही श्री मुना ने लंगोटी बांधने तथा इस जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या तथा दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है।
वैदिक काल में भारतीय समाज में नारी शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। वैदिक काल में नारी शिक्षा। वैदिक काल में भारतीय समाज में सैद्धांतिक रूप से इस शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रोक नहीं थी। यद्यपि बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था, परंतु इस काल में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान के लिए अलग से शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था नहीं थी। बालिकाएं समान रूप से घर में पर रहकर ही शिक्षा एवं ज्ञान अर्जित करती थी। बालिकाओं को उनके माता-पिता, भाई अथवा कुल पुरोहितों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसा भी अनुमान है कि उच्च वर्ग के साधन संपन्न परिवारों में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए अलग से अध्यापक भी नियुक्त किए जाते थे। डॉक्टर राधा कुमुकुंद मुखर्जी ने तो पाणिनि सूत्र के एक विवरण के आधार पर स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में कुछ स्त्रियां वैदिक विद्यालयों में प्रवेश कर लेती थी, जहां स्त्रियों के लिए अलग से छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध होती थी। प्राचीन कालीन भारत में अनेक विदुषी स्त्रियां थीं। घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, विश्वरा, शकुंतला, अनुसुईया आदि इस काल की भारतीय विदुषी स्त्रियां थीं। इसी काल की अनेक स्त्रियां वेद ऋचाओं आदि में पारंगत थीं तथा समस्त धर्म कर्म के कार्य में अपने पतियों को सहयोग प्रदान करती थीं। उपरोक्त विवरणों द्वारा स्पष्ट है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, परंतु समय के साथ-साथ सामाजिक परिस्थितियों तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ तथा क्रमशः स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगने लगे और उनकी शिक्षा सुविधा भी घटने लगी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 ईसा पूर्व तक स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, पर उसके बाद यह घटने लगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में संबंधित शिक्षा संस्थाओं का सामान्य परिचय दीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थाएं। नंबर 1, टोल। प्राचीन काल में स्थापित होने वाली एक शिक्षण संस्था को टोल कहा जाता था। इन शिक्षण संस्थाओं में केवल एक ही शिक्षक हुआ करता था तथा मुख्य रूप से छात्रों को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जाती थी। नंबर 2, चारण। वेद के किसी अंग की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्था को चारण कहा जाता था। इस शिक्षण संस्था में भी एक ही शिक्षक हुआ करता था। नंबर 3, घटिका। धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था को घटिका कहा जाता था। ये शिक्षण संस्थाएं बड़ी होती तथा इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के लिए अनेक शिक्षक नियुक्त हुआ करते थे। नंबर 4, परिषद। विभिन्न विषयों की व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने वाली एक विशिष्ट शिक्षण संस्था को परिषद कहा जाता था। इस शिक्षण संस्था में सामान्य रूप से 10 शिक्षक हुआ करते थे। गुरुकुल। प्राचीन शिक्षण संस्थाओं में गुरुकुल का भी उल्लेखनीय स्थान है। गुरुकुल की स्थापना तथा उसमें शिक्षण का कार्य समान रूप से एक गुरु, एक शिक्षक द्वारा ही किया जाता था। गुरुकुल में मुख्य रूप से वेदों, साहित्य तथा धर्म शास्त्रों आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्यापीठ। व्याकरण और तर्कशास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्था को विद्यापीठ कहा जाता था। यह शिक्षण संस्था भी बड़े आकार की होती तथा इसमें अनेक शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता था। विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाएं। प्राचीन काल में कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी जो किसी एक विशेष विषय को शिक्षा प्रदान करती थी। इन शिक्षण संस्थाओं को विश्वविद्यालय कहा जाता था। ये विद्यालय विभिन्न प्रकार के होते थे। उदाहरण के लिए वेदों की विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए वैदिक विद्यालय, यज्ञ आदि को शिक्षा प्रदान करने के सूत्र विद्यालय के नाम से जाना था। इस वर्ग की शिक्षण संस्था में सामान्य रूप से एक-एक शिक्षक ही हुआ करता था। मंदिर महाविद्यालय। प्राचीन काल में कुछ शिक्षण संस्थाएं मंदिरों से भी संबंध होती थी। ये बड़े आकार की शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी तथा इसमें अनेक शिक्षक हुआ करते थे। मंदिर महाविद्यालयों में मुख्य रूप से धर्म, दर्शन, वेदों तथा व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ब्राह्मणी विद्यालय। प्राचीन भारतीय शिक्षा से संबंधित एक प्रकार की शिक्षण संस्थान ब्राह्मणी महाविद्यालय भी थी। इन शिक्षण संस्थाओं को चतुष्पदी भी कहा जाता था, क्योंकि इन शिक्षण संस्थाओं में दर्शन, पुराण, कानून तथा व्याकरण चारों विषयों की शिक्षण की व्यवस्था थी। समान रूप से इस प्रकार की शिक्षण संस्था में एक ही शिक्षक हुआ करता था। विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में जब उच्च शिक्षा का पर्याप्त विकास हो गया, तब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो शिक्षण संस्थाएं विकसित की गई, उन्हें बाद में विश्वविद्यालय कहा गया। विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुख्य विषय थी धर्मशास्त्र, वाणिज्य, चित्रकला तथा चिकित्सा शास्त्र आदि। इन विषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग-अलग शिक्षक हुआ करते थे। लघुत्तरी। प्राचीन काल में भारत में कौन-कौन सी शिक्षा संस्थाएं होती? प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षण संस्था गुरुकुल ही थी। इसके अतिरिक्त वैदिक विद्यालय, चारण विद्यालय, परिषदें, टोल, घटिकाएं, मठ, विद्यापीठ, वन विद्यालय
मंदिर, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय नामक शिक्षण संस्थाएं भी होती थी। प्राचीन काल में विभिन्न वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार की क्या-क्या आयु निर्धारित थी? जो उपनयन संस्कार के लिए आयु वर्ग है, ब्राह्मण के 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य वर्ग के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्राचीन काल में गुरु शिक्षा पूर्ण होने पर कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता था? तो इस अवसर पर दिए जाने वाले उपदेश को क्या कहा जाता था? तो जो संस्कार होता था वो उसे कहते थे समावर्तन संस्कार, और जो उपदेश होता था उसे कहते थे समावर्तन उपदेश। समावर्तन उपदेश का मूल सार क्या था? समावर्तन उपदेश का मूल सार था, ही सी सर्वदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय एवं परमात्मा करना, जो अच्छे कार्य हमने किए हैं तुम उनका अनुकरण करना, श्रद्धा से दान देना, तुम्हें हमारा यही आदेश है, यही उपदेश है, यही समावर्तन उपदेश है। प्राचीन काल भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप मुख्य रूप से मौखिक था। गुरुजन मुख्य रूप से प्रवचन तथा व्याख्यान विधि को ही अपनाया करते थे। श्रवण, मनन, स्वाध्याय तथा पुनरावृत्ति के माध्यम से विषय को को पूर्ण रूप से अर्जित किया जाता था। गुरुकुल में छात्रों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था? दिनचर्या संबंधी नियम थे, खान-पान संबंधी नियम, वेशभूषा संबंधी नियम, आचार-व्यवहार संबंधी नियम तथा आदर संबंधी नियमों का पालन करना पड़ता था। प्राचीन भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा कौन-कौन सी थी? नंबर 1 वाणिज्य शिक्षा, सैन्य शिक्षा, कला कौशल की शिक्षा तथा चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के जो 4 मुख्य दोष थे उनको बताइए। नंबर 1 क्षेत्रीय एवं लोक भाषा की अवहेलना, पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्ष विषयों की अवहेलना, समाज के एक वर्ग विशेष शूद्र वर्ण की अवहेलना तथा शिक्षा में जीवन के व्यावहारिक पक्ष की अवहेलना। ये 4 दोष प्रमुख हैं। अब आते हैं निश्चित उत्तरी प्रश्न उत्तर। प्राचीन काल की भारतीय शिक्षा प्रणाली को अन्य किन-किन नामों से जाना जाता है? प्राचीन काल की भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्रमशः वैदिक शिक्षा प्रणाली तथा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने के समय संपन्न होने वाले संस्कार का नाम क्या है? इसको कहते थे विद्यारंभ संस्कार अथवा अक्षर स्वीकरणम संस्कार। प्राचीन काल में जो गुरुकुल में प्रवेश करते वक्त जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश करता था उस समय होने वाले संस्कार को कहा जाता था? उसे कहा जाता था उपनयन संस्कार। और अगला है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के अंतर्गत किस वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार से वंचित रखा जाता था, यानी गुरुकुल जाने से वंचित रखा जाता था? उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के अंतर्गत शूद्र वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार से वंचित रखा जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य संबंध किस प्रकार के होते थे? गुरु शिष्य संबंध मधुर तथा पिता पुत्र तुल्य होते थे। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी।